हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 का चैप्टर 12 पानी की कहानी। पानी की कहानी चैप्टर में तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, एक पानी की कहानी है ये, जबकि कहानी नहीं है बच्चों। इस चैप्टर में आत्मकथात्मक लेख बताया गया है और लेख बताया है, लेख लिखा किसके द्वारा है? रामचंद्र तिवारी जी के द्वारा। पानी की कहानी चैप्टर रामचंद्र तिवारी जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने इस चैप्टर को आत्मकथात्मक लेख बताया है। आत्मकथात्मक लेख कैसे? इसमें पानी की बूंद जो है वो अपनी आत्मकथा बता रही है। चैप्टर थोड़ा विस्तार लिए हुए हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम इसे बहुत सरल भाषा में स्पष्ट करें। तो संक्षिप्त रूप में हम ये कह सकते हैं कि इसमें लेखक जो एक पेड़ की झाड़ी के पास से गुजर रहा था, तो पानी की बूंद उसके हाथ पर आकर गिरती है, जो उसे बचाने का प्रयास कर रही है। और ओस की जो बूंद है वो क्या कर रही है? यहाँ पर सूरज का इंतजार कर रही है कि जब सूरज निकलेगा तो वो भाप बनकर उड़ेगी, वापस वो बादल बनकर बरसेगी। और इस प्रकार जो जल चक्र की क्रिया है वो भी इसमें बताई गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे पहले पानी जो है वो सूर्यमंडल में, जब ये बाकी ग्रहों का उद्भव नहीं हुआ था, पृथ्वी आदि कोई ग्रह नहीं थे, तब जब सौर मंडल में या फिर कह सकते हैं वायुमंडल में दो ही गैसें विद्यमान थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को यहाँ पर हाइड्रोजन कहा है, ऑक्सीजन को यहाँ पर ओजोन कहा है। उन दोनों के मिश्रण से, उन दोनों की केमिकल रिएक्शन से, उन दोनों की रासायनिक अभिक्रियाओं से क्या हुआ? जल का उद्भव हुआ। तो जल पहले कैसे पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में जमा था, फिर हिमखंडों के टूटने से वो नदी के रूप में बहा, नदी से वो समुद्र में मिला, समुद्र से फिर कैसे उसकी बहुत लंबी यात्रा चली और कैसे वो ओस की बूंद के रूप में पेड़ के पत्ते पर आता है, फिर वापस कैसे भाप बनकर उड़ता है, पेड़ के पत्तों तक कैसे पहुंचा जाता है जल, पृथ्वी के अंदर जो जल दिया जाता है पौधों को, वो क्या करते हैं? जड़ें बलपूर्वक खींच कर क्या करती है? तो इसमें जो ट्रांसपायरेशन की जो मेथड है ना, जो जाइलम और फोइलम आदि जो उत्तक होते हैं पेड़ों के अंदर, वो क्या करते हैं? पानी को जड़ों से पत्तों तक पहुंचाते हैं। तो इन सारी जो भी वैज्ञानिक फैक्ट्स है, वैज्ञानिक तथ्य है, साइंस की जो फैक्ट्स हैं इसमें पानी को लेकर, वो सारी बातें इस चैप्टर में बताई गई है बहुत आसान तरीके से, जो आप लोगों को रुचिकर लग सकता है। और यहाँ पर लेखक का उद्देश्य यह है कि इस चैप्टर के माध्यम से आपको पानी का मूल्य बताए कि पानी की एक बूंद जो है वो अपनी बहुत लंबी जीवन यात्रा तय करती है। और उसके माध्यम से यह भी बताया गया है, कवि लेखक का यहाँ पर ये उद्देश्य है कि वो आपको पानी की कहानी के माध्यम से पानी के जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको सही सही तरीके से, चाहे वो वैज्ञानिक है, चाहे वो उसके आत्मक भाव है, चाहे यहाँ पर उसकी बूंद अपनी कहानी बता रही है। कहानी तो कौन बता सकता है? मानव बता सकता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है ना। आधुनिक कवियों ने हमेशा प्रकृति का मानवीकरण किया है। उन्होंने पेड़ पौधों को, पर्वतों को बोलते हुए बताया है, अपना संवाद व्यक्त करते हुए बताया है। और जहाँ पर भी प्रकृति को संवाद शैली के रूप से बताया जाता है, पर्वत बोल रहा है, पक्षी कह रहे हैं अपनी बातें, तो वहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण होता है। तो ये तो रही बात इस चैप्टर का सार की। अब चलो लाइन टू लाइन इस चैप्टर को समझते हैं बच्चों। और बहुत ही आसान तरीके से मेरा उद्देश्य रहेगा कि आप ये चैप्टर अच्छे से समझें, ताकि आपकी आगामी परीक्षा में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्न बने, चाहे कोई व्याख्या बने, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। यहाँ पर देखिए, मैं आगे बढ़ ही रहा था। कौन बढ़ रहा था? लेखक रामचंद्र तिवारी जी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बेर की झाड़ी के पास मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। पानी की कहानी कौन सुना रहा है? पानी खुद सुना रहा है, उसकी बूंद खुद बता रही है। तो ये एक आत्मकथात्मक लेख है।
वैसे तो चैप्टर का नाम कहानी है, लेकिन कहानी इस चैप्टर की विधा नहीं है। काव्य की ये विधा कौन सी है? आत्मकथात्मक लेख है। ये आत्मकथात्मक लेख है और इसमें पानी ने अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताया गया है कि उसका कई कई रूपों में विस्तार होता है। यहाँ पर देखिए कि मैं आगे बढ़ ही रहा था कि बेर की झाड़ी पर से मोती की बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर मुझे सितारों के तारों से झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ यह स्वर तो मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। देखो यहाँ पर ओस की बूंद का संवाद व्यक्त किया गया है। आप भी संवाद शैली जो है, संवाद एक कॉम्प्रहेंशन का जो मेथड है, उसमें आप ओस की बूंद, पेड़ का संवाद, लेखक और पेड़ का संवाद, तो आप किसी का भी संवाद इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर ओस की बूंद क्या कह रही है? सुनो सुनो, अब मुझसे रहा ना गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। तो लेखक ने कहा, मालूम है, मैं बेर के पेड़ से यहाँ आई हूँ। तो मैंने कहा, झूठी। सोचा बेर के पेड़ से पानी का फव्वारा निकलता है। तो यहाँ पर लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली प्रश्न बनता है। तो लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी के पत्तों पर मिली। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बूंद फिर हिली, मानो मेरी अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि से बहुत दिनों तक इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर से इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। जितना वो ऊपर से बड़ा है, उतना ही पेड़ की जड़ें पृथ्वी में भी इतनी ही फैली हुई है। उसी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें, जड़ों की रोएं, वे सब रोए बहुत निर्दयी होते हैं। अब पानी की बूंद को पेड़ की जड़ों की रोए निर्दयी मतलब दयाहीन क्यों प्रतीत हो रही है? क्योंकि वो जड़ें ही क्या करती है, जमीन के अंदर जो पानी होती है, उस पानी को खींच कर ऊपर तक, पत्तों तक, उसे भोजन के रूप में पानी को भेजती है। तो मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उनके बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ओस की बूंद अपनी आत्म पीड़ा को बता रही है कि हम जमीन के अंदर होते हैं और वो हमें खींच कर ऊपर ले आते हैं और वो सब हमें हजम कर जाते हैं, या कह सकते हैं कि अपना आहार बना लेते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि ओस की बूंद का शरीर क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठा? ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी क्योंकि पेड़ की जड़ें और रोयों के द्वारा उन्हें बलपूर्वक अपना भोजन बना लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तुम क्या समझते हो कि वे इतने निर्दयी यूं ही खड़े हैं? अब यहाँ पर बता रहे हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये पेड़ ऐसे ही खड़े हैं? नहीं, ये पेड़ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमने अपनी कुर्बानी दी है इनके लिए। मतलब जल कह रहा है कि अगर हम नहीं होते, क्या हम भी एक इमेजिन कीजिए, क्या जल के बिना जीवन संभव है? नहीं ना। तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं, जल अपनी बूंद अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कह रही है, आप लोग क्या समझते हो कि ये ऐसे ही इतने खड़े हैं, ऐसे ही इतना बड़ा बन गए? ऐसा इनको इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे जैसे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था।
हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर भी दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींची चली आई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। अब यहाँ पर देखो, कहानी के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार पेड़ की रोए जड़ें पानी को खींचती है, और पानी यहाँ पर अपनी पीड़ा खुद बता रही है कि फिर मैं जब जो खनिज आदि होते हैं उनको ऊपर वो खींच लेते हैं, और फिर कभी कभी हम रात के समय जो वाटर कंडेंशन होता है ना, वो बूंद ओस की बनकर हम क्या करते हैं, पत्तों पर आ जाती है। फिर वही पत्ते हम क्या हो जाते हैं, सूरज के निकलने पर ओस भाप बनकर उड़ जाती है। फिर वो बादल बनकर बरसते हैं, फिर वो नदियों का जल समुद्र में मिलता है। इस तरह जल चक्र चलता रहता है। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई पीछे से धक्का दे रहा है, कोई मानो हाथ पकड़कर आगे खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने का कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पीसी चली जा रही थी। देखो, आप इसको खुद इमेजिन कीजिए। यहाँ पर कल्पना का बहुत बड़ा सहारा लिया गया है। आप इमेजिन कीजिए, पूरी कहानी काल्पनिक है, यहाँ पर इतना बड़ा कल्पना का सहारा लिया गया है कि पानी खुद अपनी यात्रा बता रही है। वैसे ही जिस प्रकार पानी की कहानी यहाँ लिखी गई है, अनुमान और कल्पना में भी एक प्रश्न है। उसी तरीके से आप लोहे की कहानी, उसी तरीके से आप किसी की भी कहानी बना सकते हैं। हाँ, मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। सांसत भोगना, सांसत मतलब कठिनाई। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं, और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। मैं अपने भाग्य पर भरोसा करके पत्तों पर ही क्या हो गई, सिकुड़ गई। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आ गई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथों पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लेखक कह रहे हैं कि उसने जब अपनी इतनी कहानी बताई ना कि मैं पेड़ के रोहों के द्वारा खींची जाती हूँ, फिर रोए मुझे भोजन बना लेते हैं, फिर हम किसी तरीके से जब ओस वो वाटर कंडीशन होता है तो हम ओस की बूंद के रूप में वापस पेड़ के पत्तों पर आते हैं, वापस हम सूर्य का साथ पाकर क्या करते हैं, वायुमंडल में घुल मिल जाते हैं। तो ये सारी कहानी सुनकर लेखक के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता भी तुम्हें छू नहीं सकेगा। भैया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उसका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। अब यहाँ पर वो अपनी कहानी फिर से बता रही है, और इससे एक और प्रश्न बनता है कि ओस की जो बूंद थी वो किसका इंतजार कर रही थी। ओस की बूंद सूर्य निकलने का इंतजार कर रही थी। तो लेखक भी कहता है कि अच्छा सुनाओ, तुम अपनी आप बीती कहानी सुनाओ। तो ओस की बूंद फिर से कह रही है कि बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल की लपटों में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह उपग्रह बन रहे थे। उस समय की बात बता रहे हैं कि जब पृथ्वी का भी निर्माण नहीं हुआ था। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ वो भी इसी चैप्टर में हम समझेंगे कि पृथ्वी अपने वर्तमान अस्तित्व में कैसे आई। वो कह रही है कि सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच रही थी, अनेक ग्रह उपग्रह बन रहे थे, प्लेनेट, है ना। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं?
हैं उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश का पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, परंतु वैसा हुआ नहीं। वह सूर्य से हजारों मील दूर घूम चला, सहस्रों मतलब हजारों, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और उसके कई टुकड़े हो गए। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारा पृथ्वी है। यह आरंभ में बड़ा आग का गोला थी। पृथ्वी पहले क्या थी? एक आग का गोला थी। परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, है ना। पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं कि पृथ्वी पहले आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ये ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्षों पहले मैं हाइड्रोजन और ओजोन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। हमें पता है कि पानी का रासायनिक मात्रक क्या होता है? H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 कण और ऑक्सीजन का 1 कण मिलकर क्या बनता है? अणु मिलकर क्या बनाता है? पानी बनाता है। और पानी का मात्रक क्या है? H2O। हाँ, उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप के रूप में था, अत्यंत छोटा होता गया। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती वहाँ पर बर्फ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उठने, उछल कूदने और कमर कसने के लिए तैयार बैठे रहते थे। वह बड़ा आनंद का समय रहा होगा वहाँ। हाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाखों वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौंको नहीं। मेरे जीवन में 200 साल दाल में नमक के समान नहीं हैं। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से, अब लेखक कह रहा है कि मैंने ऐसे दीर्घजीवी मतलब जो लॉन्ग लाइफ जी रहा हो। और लॉन्ग लाइफ कौन जी रहा है यहाँ पर? ओस की बूंद। ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने आप को धन्य माना। ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली थी। ओस की बूंद के प्रति लेखक की श्रद्धा क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि वो एक बहुत ही कालजयी थी। उसने बहुत लंबा समय देखा था। उसने इस ब्रह्मांड में हुए सारे ग्रहों के निर्माण को देखा था। तो हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो। अब यहाँ पर ओस की बूंद, पानी की बूंद वही बात बता रही है। फिर से हिमस्खलन के बारे में बता रही है कि हम बर्फ के रूप में विद्यमान हो गए। जब वो आग का गोला ठंडा हुआ पृथ्वी, तब क्या हो गया था? वो बर्फ बन गया था। और हम अब वहाँ पर हिमस्खलन होते हुए हमारे मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या हुआ? इतने दिन आनंद से कटने के पश्चात अब फिर से दुख करने का साहस हम में ना था। परंतु पता चलने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले कई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर से हम फिसल चले हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखो कैसे ये वाटरफॉल बनता है, वो सारी बातें बताई जाएगी। कि मैं कई माह समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के चलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी आरंभ कर दी। इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर फिर से समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है, मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मतलब मैं
नदी के रूप में बही और फिर समुद्र में मिल गई। मैं अभी भी समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य को करने के लिए मैं जैसे ही जाना प्रारंभ किया तो मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे घोंगे मतलब समुद्री घोड़ा, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी करे हुए कछुए, हाथों वाली मच्छियाँ और एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। किसकी बात हो रही है? ऑक्टोपस की। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। ग्रामेटिकल फैक्ट में यहाँ पर आपको कारक देखने को मिल रहे हैं, आगे बताएंगे आपको भाषा की बात में। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। ठोस मतलब हार्ड। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान पर आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इसी खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़ते चले थे। इसे अचानक एक जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। तापक्रम मतलब हीट बहुत थी वहाँ पर। हमारे अगुआ कांपे, देखते देखते उनका शरीर ओसजन हद्रजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों को एक साथ और निकाल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेज से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में चल उठे और दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। उसमें से धुआं, रेत, पिघली हुई धातुएं, लपटें निकल रही है। यह दृश्य बहुत ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, वॉल्केनो की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तुम ज्वालामुखी की बात कर रहे हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी भी हमें यहीं दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर कभी उधर ले जा रही थी। अब यहाँ पर बादल, वो भाप बनकर बादल बन गए हैं, उसकी बूंदे, पानी की बूंदे सारी, और वो आंधी इधर उधर ले जा रही है। इसके बारे में बड़े आनंद के दिन थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोलित करते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों से मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए। एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली होकर और एक और बह चली। पहाड़ों से मैं एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदकर किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। मतलब पानी को सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है? पहाड़ों पर। हम एक बार बड़ी ऊंची सीकर पर कूदे, फिर दूसरी चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर मतलब ऐसे मदमस्त होकर, पगलाया होकर या बोराया सा होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी सी धार से मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े ही मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा कई दिनों से समतल भूमि को देखने के लिए थी, तो मैं एक छोटी धार से मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे।
हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला करते, कभी बहते इधर उधर। मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा नदी के तट पर एक ऊंची मीनार से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक होकर उसे देखने के लिए अब आगे बढ़ी तो अपने हाथों को दुर्भाग्य का न्योता दे दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मेरे प्रति क्षण उनमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत वहां से होकर निकल भागी, पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ पर पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी, आंखों से ओझल हो गई। रामचंद्र तिवारी जी के द्वारा यह आत्मकथात्मक लेख हमें पानी की इस लंबी यात्रा के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि पानी कितना ज़रूरी है पेड़ों के लिए और हम सबकी लाइफ के लिए। और लास्ट में ये भी बता दिया कि हम अब इन कल कारखानों से या फिर इन फैक्ट्री से हम जल को जो गंदा कर रहे हैं उससे बहुत बड़ी हानि हम मनुष्य अपने आप को भी पहुंचा रहे हैं। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर मिली। लेखक को बीर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। इजी प्रश्न है, आगे चलते हैं। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? पेड़ों की जड़ों से निकले रोए, रोए मतलब जड़ या फिर छोटे छोटे छेद, पेड़ों की जड़ों से निकले रोए द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच कर लाना और उसको खा जाना याद करते ही ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न उत्तर, अब अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है तो इजी लगेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा है? अब ये देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा इसलिए कहा है क्योंकि जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें ही सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से ही पानी का जन्म हुआ। इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। अंडरस्टूड किड्स? अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है, इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और प्रश्न उत्तर को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। देखो कितनी सरल भाषा है। पानी की कहानी के आधार पर पानी की जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पानी का जन्म हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया के द्वारा हुआ। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, जब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी, किसी उल्का पिंड के सूर्य के टकराने से सूर्य के टुकड़े हो गए और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई। कहाँ पर? पृथ्वी पर। वहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। और आगे है इसमें थोड़ा सा, सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इधर उधर घूमती रहती थी, फिर वो ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हुई और समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा में मिलकर ठोस के रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार ओस की बूंद, जल की बूंद का निर्माण हुआ। आगे चलते हैं। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर बताइए कि ओस की बूंद किसका इंतजार कर रही थी? ओस की बूंद किसका इंतजार कर रही थी? कहानी के अंत और आरंभ को अच्छे से पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की जो बूंद है वो सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा कर रही थी। समुद्र के तट पर बसे नगरों पर अधिक ठंड या अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती?
क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत नमी पूर्वक है इसलिए। तो समुद्र के तट पर बसे नगरों पर अधिक ठंड और गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ वातावरण में सदा नमी रहती है। पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तो पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पानी कैसे पहुंचता है, इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स लिए हुआ प्रश्न है। इसको वनस्पति शास्त्र में, वनस्पति शास्त्र किसे कहते हैं, बॉटनी को। बॉटनी में इसको क्या कहते हैं, तो पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, बट लेकिन तब पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पानी पहुंचता है क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नाम की वाहिकाएं होती है। वाहिकाएं मतलब नलियां होती है ऐसी, लेकिन वो नलियां हमें दिखती नहीं है। जैसे हमारे शरीर के अंदर भी तो कई तरीके की नलियां हैं, तो जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं वनस्पति शास्त्र में, संवहन कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। किसी भी, अब यहाँ पर भाषा की बात, अब यहाँ पर देखिए ये तो पाठ से के प्रश्न हो गए, कहानी से प्रश्न हो गए। इसके बाद में अनुमान और कल्पना के जो प्रश्न है बच्चों, आपके अंडरस्टैंडिंग प्रश्न है, जिसको एक में मैंने डिस्कस किया था। जैसे पानी की कहानी चैप्टर में जिस प्रकार पानी ने अपनी कहानी बताई है, अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताया है कि कैसे उसका उदय होता है और कैसे उसका नष्ट होता है, वो सारी उसने अपनी बात बताई है। वैसे ही आप प्रकृति के कई ऐसे द्रव्य है, जैसे दूध की कहानी हो गई है ना, जैसे लोहे की कहानी हो गई, वैसे कई तरीके के तत्वों को आप कहानी के रूप में बना सकते हैं अपनी कल्पना के माध्यम से। तो उसको बनाएं और लिखें, और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य एकत्रित करके फिर लिखें। और एक और प्रश्न है, वो भी आपको डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में जो प्रश्न है वो है भाषा की बात। भाषा की बात का प्रश्न जो है वो कारक से संबंधित है। कारक से रिलेटेड मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, 8th क्लास की प्लेलिस्ट में भी हो सकता है, या फिर हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने कारक का, यहाँ पर देखिए कारक का फैक्ट्स क्या बताया गया है कि किसी भी भाषा को किसी भी क्रिया को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें संज्ञा आदि शब्द चाहिए होते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, अब पढ़ना क्रिया को करने के लिए राम कर्ता कारक चाहिए, और पुस्तक जो है हमें कर्म कारक चाहिए। तो पढ़ना क्रिया को, तो किसी भी क्रिया को पूरा करने के लिए हमें संज्ञा आदि शब्द चाहिए होता है, और वो अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी, तो वह यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता कारक, हाथ यहाँ पर करण कारक, हाथों से साधन है, और शिकार यहाँ पर कर्म कारक हो गया, और जकड़ना क्रिया इसको संपन्न करने के लिए ये कर्ता कर्म करण आदि कारक सहायक हैं। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति वह जकड़ने वाला हो और कोई वस्तु शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। तो इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों से, जैसे कर्ता कर्म करण आदि से स्पष्ट होती है। तो मेरे ख्याल से बच्चों यह आपको प्रश्न समझ में आया होगा। ऐसे ही वाक्य हमें इस चैप्टर में से ढूंढने हैं जहाँ पर कर्ता कर्म किरण अपादान संप्रदान और अधिकरण ये सारे कारक आए हैं। तो ऐसे कुछ वाक्यों को यहाँ पर मैंने भी लिया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में ऐसे 5 उदाहरण खोज कर लिखना है जिनको आप भलीभांति इस तरीके से बता सकते हैं। जैसे आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी, तो पकड़कर संबंध कारक हो गया। हम बड़ी तेज से बाहर फेंक दिए गए। अब यहाँ बड़ी तेजी से, अपादान में से ये कारक चिन्ह हो गया, और अपादान किसी ना किसी को अलग करने के अर्थ में होता है या तुलना करने के अर्थ में होता है अपादान कारक। और यहाँ पर हम किसी ना किसी प्रकार से फेंक दिए गए मतलब अलग कर दिए गए, तो यहाँ पर अपादान कारक है। मैं प्रति क्षण उनमें से निकल जाने की चेष्टा में लगी रहती थी। मैं यहाँ पर कर्ता कारक है, और इसको आप बहुत सरल भाषा में समझ सकते हैं। कारक का
जो वीडियो बनाया हुआ है 25 मिनट का ही वीडियो है बच्चों, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन आप उसको मतलब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एक्चुअल में कारक है क्या। तो वह चाकू से फल काट रहा है, तो चाकू यहाँ पर साधन के रूप में है, साधन मतलब करण कारक है, तो चाकू से मतलब करण कारक। बदलू लाख से चूड़ियाँ बनाता, लाख भी यहाँ पर साधन के रूप में है, साधन का मतलब ही क्या होता है, करण कारक होता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में आए हुए भाषा की बात का प्रश्न भी हमने पूरा किया। आपको ये चैप्टर पसंद आया है, समझ में आया है, तो इसको आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस तरीके से अपना साथ बनाए रखें और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी को बहुत अच्छा करें। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।